स्नाइपर। ख़वातीन और हज़रात, स्नाइपर की इस दिलचस्प और सनसनीखेज दास्तान में दोबारा से खुशामदीद। हमारे लास्ट वीडियो में हमने एपिसोड नंबर 2 की वीडियो पर एहतमाम किया, जिसमें मैंने आपको बताया कि स्नाइपर का हदफ बिल्कुल करीब तर था, लेकिन हदफ के साथ कसीर तादाद में सिपाही होने की वजह से स्नाइपर को अपना हदफ पहचानने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। आज हम एपिसोड नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह स्नाइपर ने इंस्ट्रूमेंट के जरिए अपने हदफ को पहचाना। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे कासिद टीवी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और कमेंट सेशन में इस वीडियो के बारे में इजहार ख्याल कीजिए। तो चलते हैं अपने इस एपिसोड की तरफ। मैं इन सिपाहियों की दूर से भी आवाज बहुत अच्छे से सुन सकता था। ये आपस में एक दूसरे से कह रहे थे, कम से कम 8-10 बंदे होंगे। मेरी समातों से गुजरने वालों का पहला मुकम्मल और वाजिया फिक्रा यही टकराया था, ज्यादा भी हो सकते हैं। एक दूसरी आवाज ने इसकी तरदीद की थी। वो जोड़ियों की सूरत में रवाना थे। अपने हथियार उन्होंने तैयारी हालत में पकड़े हुए थे। एक आदमी नाले की दाएं और दूसरा बाएं सिमत की निगरानी कर रहा था। यार, अच्छा हुआ ब्रिगेडियर पुरकाय से तो जान छूटी, खज्जल खुआर करके रखा था बगैरत ने। ये दूसरी जोड़ी की आदमी की आवाज थी। उसके साथी ने जवाब दिया, यार इसकी तो खैर है, बल्कि मेजर सोरन की मौत भी काबिल बर्दाश्त है, मगर कर्नल जंगीर सिंह बहुत अच्छा इंसान था। घात लगाने वाले तो बस ब्रिगेडियर पुरकाश ही के लिए आए होंगे। मगर इसकी आवाज मदम हो गई और तीसरी जोड़ी की आवाज मेरी समातों से टकराने लगी। यार, अगर उनकी तादाद 8 या 20 बंदों से ज्यादा हुई तो फिर हम उन्हें कैसे रोकेंगे? उसके साथी ने जवाब दिया, दूसरी पार्टी सीधे रास्ते पर जा रही है और बाकी सेक्टर से भी पार्टियां रवाना हैं। सारे इलाके का घेराव करके तलाशी ली जाएगी। कमांडोज प्लाटून भी बुलाई जा रही है। चौथी जोड़ी का एक आदमी उन्हीं झाड़ियों में जहां मैं छुपा हुआ था रुकता हुआ बोला, मेरा ख्याल है यही जगह मुनासिब है। उसके साथी ने जवाब दिया, अच्छा जल्दी करो, मैं आगे जा रहा हूं, तुम फारिग होकर आ जाना। वो बोला, ठीक है, कहकर वो झाड़ी की आड़ में आकर अपनी पेंट खोलने लगा। आखिरी जोड़ी के एक आदमी ने मुस्कुरा कर कहा, सुरेश, तेरी पेंट अभी से ढीली हो गई है। उसके दूसरे साथी का कहा उसके साथ शामिल था। सुरेश जवाबन बोला, यार सुबह से पेट खराब है, अब तुम लोग मेरा मजाक ही उड़ाओगे। वो आगे गुजरते चले गए, जबकि सुरेश पेंट खोलकर इत्मीनान से बैठ गया। उसका रुख मेरी जानिब था, मगर उसकी निगाहें अपने साथियों की तरफ मुतवज्जा थी। मैं उस वक्त जाड़ी का हिस्सा बना हुआ था। मेरे बदन का कोई जुज़ भी गीली सूट से बाहर नहीं था। सर पर रखी हुई टोपी ने पूरे चेहरे को ढांप कर रखा था। मखसूस स्याह रंग की करीम मैंने पूरे चेहरे पर थोपी हुई थी। स्नाइपर राइफल पर भी मैंने सब्ज रंग के कपड़े की कतरीनें उस अंदाज से बांधी थी कि सिवाय राइफल के दहाने की कोई चीज नजर नहीं आ रही थी। अचानक फिजा में वायरलेस सेट की आवाज गूंजी। यकीनन सुरेश का वाकी टाकी बोल रहा था। नंबर 5, सेंड योर लोकेशन, ओवर। सफेद नाला जंगल मोड़, ओवर। दूसरी आवाज ने अपनी जगह बताई। यकीनन उस नाले का कोड नाम सफेद नाला था। मेरी मौजूदा पोजीशन से वो नाला जनूब की जानिब मुड़ रहा था। नाले की मगरिब तरफ उनका सेक्टर बेस था। बेस के नीचे भी छदरे छदरे दरख्त मौजूद थे, मगर मशरिक की तरफ काफी घने दरख्त फैले हुए थे, जो नाले के साथ साथ दूर तक चले गए थे। जनूब की तरफ मुड़ने के बाद नाले की चौड़ाई दुगने से भी ज्यादा हो गई थी। इनमें चीड़ो दियार के बुलंदो बाला दरख्तों के साथ साथ जाड़ी नुमा दरख्त भी मौजूद थे, और इन्हीं दरख्तों के जंगल में मैं अपने उस्ताद सादिक को छोड़ गया था। स्नाइपर्स के नुक्ता नजर से अब ये इलाका महफूज नहीं रहा था, मगर अपने साथी को साथ लेना निहायत जरूरी था। अगर हवालदार सादिक वहां छुपा ना होता तो यकीनन मैं नाले में आगे बढ़ जाना था, और दुश्मन के इस इलाके को घेरने से पहले मैंने कहीं दूर निकल गया होना था। अपने साथियों को चुकन्ना होने की हदायत दे दो और तमाम को बता दो कि यहाँ सिर्फ एक बंदे की मौजूदगी के आसार मिले हैं। वो बहुत अच्छा निशानेबाज स्नाइपर है
उस एक ही ने हमारे 8 आदमियों को शहीद कर दिया है, इसलिए एहतियात से काम लें। ओवर। मुसलमानों की देखा देखी दूसरे मज़हब के लोग भी अपने जंग में हलाक होने वाले सिपाहियों को शहीद कहने लगे हैं। राजर नंबर 5 ने गोया बात समझने का इकरार किया। किसी भी छोटी से छोटी बात की फौरन इत्तला देना, केप्ट लिसनिंग आउट। एहकाम देने वाले ने उस आउट कहते ही दूसरी पार्टी को पुकारना शुरू कर दिया। नंबर 6, सेंड योर लोकेशन। ओवर। जवाब मिला, नाला रोड जंक्शन। ओवर। कॉपीड मैसेज सर। पूरी बात दोहराने की जरूरत उसने इसलिए भी महसूस नहीं की थी कि नंबर 5 से होने वाली गुफ्तगू नंबर 6 भी सुन रहा था। रॉजर। नंबर 6 की तरह से समझ जाने की इत्तला मिलने पर वो उसे भी लिसनिंग पर रखकर तीसरी पार्टी से बात करने लगा। इस मर्तबा उसने नंबर 7 पुकारा था, मगर नंबर 7 की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। यकीनन वो हमसे दूर था। कंट्रोल की मुख्तलिफ पार्टियों को पुकारने की आवाज फिजा में गूंजती रही। गुफ्तगू जारी रही। वो वाकी टाकी सेट की तरफ मतवज्जा रहा और फिर मुट्ठी में रेत भरकर अपनी सफाई करने लगा। पैंट बांधते वक्त उसकी नजर गैराराती तौर पर उसी झाड़ी की तरफ उठी रही जहां मैं छुपा हुआ था। उसकी बदबख्ती के मैंने उसे चौंकते देखा। मुसलसल उस जानिब घूरने पर उसे मेरी हियत ने चौंका दिया था। यूं भी मैं अफरा तफरी में छुपा हुआ था और इसलिए झाड़ियां वगैरह अपने ऊपर नहीं डाल सका। बेल्ट बांधे बगैर वो जमीन पर पड़े अपने हथियार की तरफ मुतवज्जा हुआ। उसके हथियार संभालने तक मैं ये फैसला कर चुका था कि मुझे क्या करना है। ठक की आवाज के साथ उसके सर में रोशनदान खुल गया। वो नीचे गिरकर तड़पने लगा। मैं जल्दी से झाड़ी से बाहर निकला और उसकी लाश को घसीटकर झाड़ी में फेंक दिया। उसका वाकी टाकी सेट मुझे कारआमद लगा। वॉकी टाकी सेट में इजाफी बैटरी उठाकर मैंने अपने पास रख लिया और फिर झाड़ियों की ओट में रहते हुए मैंने उसके जाने वाले साथियों की तरफ निगाह दौड़ाई। वो फरलांग भर आगे निकल गए थे। दूरबीन निकालकर मैंने बेस की तरफ निगाह दौड़ाई। एक आदमी मुझे टहलता हुआ नजर आया। उस जगह से नाला अबूर करने में देखे जाने का सख्त खतरा था। मैं झाड़ियों की आड़ लेकर बेस की तरफ रवाना हो गया। वॉकी टाकी सेट की आवाज कम करके सेट मैंने ऑन रहने दिया। जल्द ही सेट से सुरेश को पुकारा जाने लगा। खवातीनो हज़रात, इससे आगे क्या हुआ ये मैं आपको बताऊंगा एपिसोड नंबर 4 में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।